Hello guys, welcome back to e-learning platform of Nalanda Vidyalaya Morbi. My name is Dakshesh and I am going to pursue the class 8 mathematics unit number 13 direct and inverse proportions. So last time we had taken knowledge about the direct proportion. तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन किस तरह से तय होता है कि वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। तो जो दो वेरिएबल्स आपको दिए हो तो उन दो जानकारियों में अगर किसी एक की वैल्यू बढ़ाने से दूसरी भी बढ़ती है या फिर किसी एक की वैल्यू कम करने से दूसरी की वैल्यू कम होती हो, तो ये जो प्रोपोर्शन होता है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है। अब उसका विपरीत मतलब लास्ट टॉपिक हमारा इनवर्स प्रोपोर्शन। अब ये इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है तो मैं यहाँ पे आपको ब्रीफली समझा रहा हूँ, कृपया ध्यान दें। पहले हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन की बात करें। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होगा कि अगर दो वैल्यूज है, सपोज में यहाँ पे 1 और 2 दो वैल्यू है, अगर ये वैल्यू मैं बढ़ाता हूं, if I increase the value of over this side, then another part also increase. अगर इसकी वैल्यू मैं कम करता हूं तो दूसरे की वैल्यू भी कम होती है, वो जाता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन में। हालांकि इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या होता है कि अगर मैं नंबर 1 की वैल्यू बढ़ाता हूं तो दूसरे की वैल्यू कम होती है, या फिर नंबर 1 की वैल्यू कम करता हूं तो दूसरे की वैल्यू बढ़ती है, उससे उल्टा, तो वो इनवर्स प्रोपोर्शन में आता है। अब ये जानकारी कैसे प्राप्त करें तो मैं आपको बताता हूं कि सपोज 10 लोग हैं, 10 लेबर, और वो एक वॉल जो है उस वॉल को पेंट कर रहे हैं। बहुत ही बड़ी दीवार है, उसके ऊपर क्या कर रहे हैं, पेंट कर रहे हैं। 10 लोग को एक बड़ी दीवार को पेंट करने के लिए सपोज कि 20 दिन लगते हैं। एक दीवार को पेंट करने के लिए 10 वर्कर को 20 दिन लगते हैं। ठीक है, तो अगर मैं वर्कर डबल कर दूं, मतलब वर्कर में अगर 20 कर दूं, सी ये वैल्यू इंक्रीज की, तो वर्कर बढ़ेंगे तो काम जल्दी होगा। काम जल्दी होगा मतलब क्या, तो डबल वर्कर होगा तो उसके आधे दिन में काम हो जाएगा, मतलब 10 दिन में काम हो जाएगा। सी मैंने यहां पे एक वैल्यू बढ़ाई तो दूसरी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। अगर मैं वर्कर्स को कम करके 5 वर्कर्स कर देता हूं, 10 के आधे 5, अगर वर्कर्स की वैल्यू मैं कम करता हूं तो ऑब्वियसली वर्कर कम हो जाएंगे, तो 5 वर्कर के लिए वही दीवार जो पेंट करने का समय है वो डबल हो जाएगा, मतलब 40 डेज हो जाएंगे। तो वर्कर्स की वैल्यू कम की तो number of days per day. See, if I increase the value of workers over here, then the number of days decrease. One value increase, another decrease. अगर एक वैल्यू में कम करता हूं तो दूसरी वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। सो ये एक एग्जांपल था, मैं आपको इसकी तरह दूसरा एग्जांपल बताने। There are 40 students
in a class. Suppose 40 स्टूडेंट्स है क्लास में और मैं उन लोगों के लिए 80 चॉकलेट ले जाता हूं। 80 कैंडीज ले जाता हूं। अब 40 स्टूडेंट्स है, 80 कैंडीज है, हर एक को इक्वली कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? तो हर एक के हिस्से में कितनी आएगी? पर स्टूडेंट के हिस्से में कितनी आएगी? 2 कैंडीज आएगी। ठीक है। अगर मैं स्टूडेंट की वैल्यूज बढ़ाता हूं, सी स्टूडेंट इंक्रीज करता हूं, 40 से डायरेक्टली में 80 ले जाऊं, तो हर एक स्टूडेंट के हिस्से में कितनी कैंडी आएगी? एक एक कैंडी। मतलब कि स्टूडेंट की वैल्यू बढ़ाने से नंबर ऑफ कैंडीज की वैल्यू कम हो गई। ठीक है। तो अगर चलिए 40 स्टूडेंट है, 80 कैंडी, मैंने नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ाया तो नंबर ऑफ कैंडीज कम हो गई। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट कम करता हूं, 20 स्टूडेंट कर देता हूं। तो अगर मैं 20 स्टूडेंट कर दूंगा तो हर एक के हिस्से में कितनी कैंडीज आएंगी? कोई बता सकता है आपसे? हर एक फर्स्ट स्टूडेंट कितनी कैंडी आएगी? 4। सी नंबर ऑफ स्टूडेंट डिक्रीजेस, candies per head increases. If number of students are increasing, so candies per head, स्टूडेंट को बढ़ाया तो नंबर ऑफ कैंडीज कम हुई, स्टूडेंट को कम किया तो नंबर ऑफ कैंडीज बढ़ी। तो ये जो होता है वो इनवर्स प्रोपोर्शन होता है। अब यहां पे सर आप बात कर रहे हो कि इनवर्स प्रोपोर्शन कैसे फाइंड करें, तो बस एक ही चेक करना है, लॉजिकल का दौड़ाना है, थोड़ा सोचना है और दिमाग लगाना है। अगर आपको लगता है कि आपको डायरेक्ट प्रोपोर्शन फाइंड करने में आसानी रहती है, मतलब पता चल जाता है क्वेश्चन को देख के कि वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, तो एक बात फिक्स रखता अपने दिमाग में कि अगर दिया हुआ क्वेश्चन डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है तो उसी मेथड से करना है। क्या है मेथड? उसकी फॉर्मूला डायरेक्ट प्रोपोर्शन के लिए थी x1 अपन y1 इज इक्वल टू x2 अपन यहां पे अगर आपको लगता है कि वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं है, दिया हुआ क्वेश्चन डायरेक्ट प्रोपोर्शन में ना हो, तब क्या करना है? तब वो सीधा किसमें आ जाता है? इनवर्स प्रोपोर्शन में आ जाता है। तो चेक करने के लिए आप लोग डायरेक्ट प्रोपोर्शन याद रखिए, एक की वैल्यू बढ़ाने से दूसरी की बढ़ती है, एक की कम करने से दूसरी की वैल्यू कम होती है। अगर वो क्वेश्चन नहीं है तो वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं आता है, तो वो किसमें आता है? इनवर्स प्रोपोर्शन में आता है। तो इनवर्स प्रोपोर्शन के लिए क्या फॉर्मूला है हमारे पास? तो हमारे पास इनवर्स प्रोपोर्शन के लिए बहुत ही आसान फॉर्मूला है, जैसे कि यहाँ पे x1 मल्टीप्लाई बाय y1 इज इक्वल टू x2 मल्टीप्लाई बाय, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन के लिए है, ये इनवर्स प्रोपोर्शन के लिए है। दोनों फॉर्मूला आपको बाय हार्ट करनी है, मतलब समझना है, सिर्फ बाय हार्ट मतलब रट्टा नहीं लगाना है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो तो क्या करना है, इनवर्स प्रोपोर्शन हो तो क्या करना है। ठीक है, तो जैसे जैसे हम इसके सम देखेंगे वैसे वैसे हमें पता चल जाएगा। तो अब हम अपने अगले टॉपिक और आखिरी एक्सरसाइज 13.2 की ओर आगे बढ़ते हैं। कृपया ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन, मतलब इन 5 में से कौन सा वो सेंटेंस है या फिर कौन सी वो कंडीशन है जो कि इनवर्स प्रोपोर्शन में है। तो फाइंड करने के लिए हमें चेक करना पड़ेगा। पहला, द नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन अ जॉब एंड द टाइम टू कंप्लीट द जॉब।
अभी अभी आपको मैंने इसका एक एग्जांपल दिया कि भाई एक वॉल को पेंट करने के लिए अगर हम वर्कर्स बढ़ाएंगे तो टाइम कम लगेगा, अगर वर्कर्स कम कर देंगे तो वही जॉब को कंप्लीट करने का टाइम बढ़ जाएगा। तो एक की वैल्यू कम करने से दूसरी बढ़ती है और दूसरे की एक की वैल्यू बढ़ाने से दूसरी की वैल्यू कम होती है। तो ये कौन सा हुआ? ये हुआ इनवर्स प्रोपोर्शन। मैं टिक मार सकता हूं वो इनवर्स प्रोपोर्शन है। Therefore, answer here statement 1, comma. Second one. The time taken for a journey as a distance traveled in a uniform speed. अब स्पीड वही रहती है, तो वो 60 किलोमीटर पर आवर की यूनिफॉर्म स्पीड लेता हूं, 60 किलोमीटर पर आवर की। तो 1 आवर में 60 किलोमीटर डिस्टेंस होगा, 2 आवर्स में 120 किलोमीटर होगा। तो अगर मैं एक की वैल्यू बढ़ाता हूं तो दूसरे की भी वैल्यू बढ़ती है, मतलब ये हुआ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो ये इनवर्स प्रोपोर्शन नहीं है। बस अगर वो डायरेक्ट है तो इनवर्स नहीं है, सिंपल सी बात, आपको यही याद रखना। एरिया ऑफ कल्टीवेटेड लैंड एंड द क्रॉप हार्वेस्ट, मतलब क्या कि अगर मैं 5 हेक्टर एरिया कल्टीवेट करता हूं तो समझ लो मुझे X हार्वेस्टेड क्रॉप मिलेंगे। अगर मैं एरिया डबल कर दूं, 10 हेक्टर कर दूं, तो क्रॉप हार्वेस्टेड डबल हो जाएगा 2x। मतलब एक की वैल्यू बढ़ाई तो दूसरे की वैल्यू बढ़ेगी, एक की वैल्यू कम कर दो तो दूसरे की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। मतलब ये कौन सा है? डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ये इनवर्स है नहीं, ये भी नहीं है। The time taken for a fixed journey and the speed of light, ठीक है। अब फिक्स जर्नी, सपोज कि मैं 10 किलोमीटर फिक्स जर्नी कर देता हूं, टाइम टेकन फॉर अ फिक्स जर्नी। अगर मैं 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर व्हीकल में चलाता हूं, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाता हूं, तो ये 10 मिनट में डिस्टेंस कवर हो जाएगा 10 किलोमीटर का, फिक्स है। अगर मैं 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवलिंग करता हूं तो ये डिस्टेंस मुझे 5 मिनट में कवर होगा। तो देखो ये वैल्यू मैंने बढ़ाई तो ये वैल्यू कम हुई, एक की वैल्यू बढ़ाने से दूसरी वैल्यू कम होती है। तो ऑब्वियसली ये कौन सा हुआ? इनवर्स प्रोपोर्शन। Fourth one is the inverse proportion. Fifth one, the population of a country and the area of land per person. अब ये जो पॉपुलेशन है, मतलब कि चलो एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं कि एक क्लासरूम के अंदर सिर्फ 20 स्टूडेंट हो और वो बैठे, तो हर एक के बीच में कितनी जगह बचेगी? या फिर आप सोच सकते हो कि अगर एक क्लासरूम के अंदर 20 स्टूडेंट रखता हूं और उसी क्लासरूम के अंदर मैं 40 स्टूडेंट रखता हूं, कंपेयर करें, आप खुद कंपेयर करें कि अगर एक क्लासरूम के अंदर 20 स्टूडेंट्स हो और उसी क्लासरूम के अंदर मैं 20 की जगह पर 40 स्टूडेंट कर दूं, तो जो माहौल होगा वो पता चल गया कि जब 20 स्टूडेंट होगी तो जो बचा हुआ स्पेस है वो ज्यादा होगा, लेकिन जब स्टूडेंट 20 की जगह मैं 40 कर देता हूं तो क्लासरूम में अब जगह कम बचेगी। तो उसी तरह पॉपुलेशन अगर बढ़ता है तो एरिया ऑफ लैंड पर पर्सन
कम हो जाता है। सी इफ द वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीजेस लैंड पर पर्सन डिक्रीजेस। अगर मैं पॉपुलेशन कम करता हूं तो एरिया ऑफ लैंड पर पर्सन इंक्रीज होता है। तो ये कौन सा प्रोपोर्शन हुआ? इनवर्स प्रोपोर्शन हुआ। तो हम यहाँ पे लास्ट आंसर लिखेंगे इसका कि 1/4 एंड 1/5 are in inverse proportion। क्वेश्चन फैर में जब आप लिखते हो तो आपको पूरे जिस तरह से मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और उसके सब क्वेश्चन 1 to 5 लिखे हैं वो आपको लिखने हैं और आंसर के अंदर बस एक ही लाइन लिखनी है। कृपया करके कॉपी करें। क्वेश्चन नंबर 2, in a television show the prize money of rupees 1 lakh is to be divided equally among the winners. Complete the following table and find whether the prize money given to an individual winner is directly or inversely proportional to the number of winners। तो यहाँ पर आप साफ देख रहे हो कि अगर नंबर ऑफ विनर्स 1 है तो प्राइज मनी है 1 लाख। अगर विनर्स बढ़ते हैं तो ये हो जाता है 50,000। आप देख सकते हो कि एक की वैल्यू बढ़ाने से दूसरे की वैल्यू कम हुई। तो टेबल से पता चल जाएगा आंसर। प्राइस मनी इज inversely proportional to the number of winners। सबसे पहला क्वेश्चन में लिखा है कि भी डायरेक्टली हो या फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो मैंने आपको यहाँ पे मेंशन किया कि वो कौन सा है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब क्या होगा? x1 multiplied by y1 is equal to x2 multiplied by y2। तो ये x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4 x5 y5 x6 y6 x7 and y7। तो यहाँ पे हमें जो अब मिसिंग वैल्यूज है वो फाइंड करनी है। कैसे करेंगे? सबसे पहले फॉर नंबर ऑफ विनर्स 4। जब 4 विनर्स हो, अब आपको पता है कि ये जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे x1 y1 इज इक्वल टू x3 y3। अब हमने सपोज नहीं किया है, लेकिन जिस तरह से आप डायरेक्टली प्रोपोर्शन में हम फ्रैक्शनल यूज करते थे उसी तरह यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन यूज करना है। तो सबसे पहले therefore 1 multiplied by 1 lakh is equal to 4 multiplied। तो सर हम यहाँ पे क्या करें? तो आपको पता है x1 y1 x2 y2 x3 तो यहाँ पे आएगा y3 y4 y5 y6 y7।
मल्टीप्लाई बाय y3। सर हमने सपोज तो किया नहीं, ठीक है, तो हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं लेट y3 y4 y5 y6 and y7 are price of winners when they are what? Winners are 4, 5, 8, 10 and 20 respectively। ये लाइन हमने सपोजल के लिए रख दी। अगर आप सपोजल की लाइन नहीं लिखते, डायरेक्टली y3 y4 y5 y6 और y7 करते हैं, सपोजल नहीं करते, तो भी कोई आपत्ति है नहीं। इसके अलावा दूसरा भी तरीका है डायरेक्ट कैलकुलेशन का, लेकिन हम फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे ताकि आप उस फॉर्मूला को यूज करने के लिए हैबिचुअल हो जाए और फ्यूचर में कभी दिक्कत ना हो। सो देयरफॉर y3 फाइंड करना हो तो 4 सामने की ओर डिवीजन में जाएगा। मैंने सामने उसको फ्लिप भी कर दिया है। 1 मल्टीप्लाई 1 लाख इज इक्वल टू 1 लाख ओनली। 25,000 मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो आपको 1 लाख हो जाएगा। बहुत ही आसान है, तो ये मैंने कट कर दिया। 25,000 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 1 लाख। सो देयरफॉर y3 इज इक्वल टू 25,000। बहुत ही आसान है, आप चाहे तो खुद डिवीजन परफॉर्म कर सकते हो। 1 लाख डिवाइडेड बाय 4 एंड यू कैन हैव द आंसर मैन्युअली। सेकंड क्वेश्चन क्या आता है? फॉर नंबर ऑफ विनर्स 5। जब नंबर ऑफ विनर्स क्या होते हैं? 5। तो ये ऑलरेडी कौन से प्रोपोर्शन में है? इनवर्स प्रोपोर्शन में है। मतलब फॉर्मूला कौन सी आएगी? x1 मल्टीप्लाई बाय y1 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 4। सो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 लाख इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय y4। तो y4 को सब्जेक्ट बनाते हैं। y4 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 1 लाख मतलब 1 लाख ही होता है वो, उसमें कोई चेंज नहीं, डिवाइडेड बाय 5। 20,000 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 5 2 10 1 2 3 4 1 2 3 4। सो देयरफॉर y4 इज इक्वल टू 20,000। तो बार बार आपको एक ही चीज रिपीट करनी है कि यहाँ पे मैंने आपको y3 फाइंड करके दिया 25,000, y4 सिलेक्ट किया 20,000। अब आपको y5 जो है वो फाइंड करना है। For the number of winners 8। जब विनर्स 8 हो तो हम क्या करेंगे? अगेन कोई इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब 1 मल्टीप्लाई बाय 1 लाख। सर हर बार यही कंपैरिजन हम कर सकते हैं क्या? हम दूसरी कोई कंपैरिजन नहीं कर सकते? हाँ कर सकते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 50,000 इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाय y5 भी कर सकते हैं। इट डजंट मैटर।
is equal to 8 multiplied by y5. So therefore y5 is equal to 1 lakh divided by 8. अब अगर यहाँ पे 4, जब 1 विनर था तो 1 लाख, 2 विनर था तो 50,000, 4 विनर्स थे तो 25,000। अब 25,000 जो है उसका आप आधा करेंगे तो 12,500 आपका आंसर। तो अगर मैं यहाँ पे डिवीजन डायरेक्टली मतलब अंडरस्टैंडिंग से देखेंगे तो आंसर आपका 12,500 है। अगर डिवीजन परफॉर्म करना है तो हम यहाँ पे डिवीजन परफॉर्म कर लेते हैं कि भाई 1 2 3 4 5 1 लाख डिवाइडेड बाय 8, 8 1 जा 8, 2 ये 0 कॉपी हुआ, 8 2 जा 16, 4 0 कॉपी हुआ, ये वाला 0 कॉपी हुआ, 8 5 जा 40, 0 0 हो गया, ये 2 0 नॉट डिविजिबल, ये दूसरा 0 नॉट डिविजिबल, 1 2 5 0। सो आप समझदारी से काम कर सकते हो या फिर डिवीजन परफॉर्म करने से काम कर सकते हो, लेकिन आंसर आपका ढंग से आ जाना चाहिए। therefore y5 is equal to 12500। तो आप देखेंगे बहुत ही आसान है, जिस तरह से डायरेक्टली प्रोपोर्शन में था उसी तरह से इनवर्सली प्रोपोर्शन में ही है। सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला चेंज होती है, वहां पे x1 डिवाइडेड बाय y1 आता है, यहाँ पे x1 मल्टीप्लाई बाय y1 आता है, बस वही एक चेंज होता है। बाकी सारी मेथड सेम टू सेम है, सपोजर भी सेम है, टेबल भी सेम है, और आपको कैलकुलेशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड लॉज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन वही आता है, सिर्फ चेंज होती है तो फॉर्मूला। अब मैं यहाँ पे आपको y6 फाइंड करने के लिए आपको होमवर्क में देता हूँ, और y7 भी फाइंड करने के लिए आपको किस में देता हूँ, होमवर्क में। कृपया करके आप इसको अच्छे से फाइंड करें, और अगर कोई आपत्ति हो तो इस टॉपिक को रिवाइज करें, खुद फाइंड करने की कोशिश करें, आपको आसानी से आंसर मिल जाएगा। बहुत ही इजी टॉपिक है, तो कृपया करके इस क्वेश्चन नंबर 2 को कॉपी कर लें। Rahman is making a film using spokes, and he wants to fix equal spokes in such a way that the angles between any pair of consecutive spokes are equal। मतलब कि एक व्हील है जो है, ये एक स्पोक है और ये दूसरा स्पोक है, ये तीसरा स्पोक है और ये चौथा स्पोक है। तो इस दो कंसेक्यूटिव स्पोक के बीच में जो एंगल बनना चाहिए वो इक्वल बनना चाहिए। तो पहले आपको दिया गया है 4 स्पोक हो तो बीच में ऑब्वियसली 90 डिग्री के एंगल बनेंगे। 6 if see the number of spoke is increased, and if you see over here the angle is being decreased। तो एक की वैल्यू बढ़ाने से दूसरी की वैल्यू कम होती है, मतलब कि कौन से प्रोपोर्शन में है, इनवर्स प्रोपोर्शन में है। तो लिखते हैं आप सबसे पहले therefore आंसर के अंदर therefore they are in inverse proportion। अब हालांकि ये इनवर्स प्रोपोर्शन में है, तो हमें सबसे पहले टेबल फिल करने के लिए आपको पता ही है कि क्या होगा। फॉर 8 spokes
जब 8 स्पोक होते हैं तब क्या होगा? सो x1 मल्टीप्लाई बाय y1 इज इक्वल टू x3 मल्टीप्लाई बाय y3, therefore 4 multiplied by 90 is equal to 8 multiplied by y3. ठीक है, y3 को सब्जेक्ट बनाओ, therefore y3 is equal to 4 multiplied by 90 divided by 8. Now 4 2s are 8 and 2 45s are 90. So double the spoke, half the angle. So y3 is equal to 40. Therefore y3 is equal to ये 8 स्पोक था। अब कितने स्पोक्स आए हैं? फॉर 10 स्पोक्स तो वही बात यहाँ पे रिपीट होगी, x1 मल्टीप्लाई बाय y1 इज इक्वल टू x4 मल्टीप्लाई बाय y4 बिकॉज दे आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन. सो देयरफॉर 4 मल्टीप्लाई बाय 90 इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय y4. देयरफॉर y4 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 90 डिवाइडेड बाय 10. 0 0 कैंसल, 9 4 जा 36 degree, 45 degree. So y4 is equal to 36. उसी तरह कितने स्पोक्स हैं यहाँ पे? For 12 स्पोक्स. तो वही हम कार्यवाही फिर से रिपीट करेंगे. 4 मल्टीप्लाई बाय 90 is equal to 12 multiplied by y5. Therefore 4 multiplied by 90 is equal to 12 multiplied by y5. So therefore y5 is equal to 4 multiplied by 90 divided by 4 3s are 12, 3 30s are 90. So therefore answer y5 is equal to 30. तो अभी इस क्वेश्चन का ये सिर्फ टेबल खत्म हुआ है, पूरा क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है. उसके कुछ क्वेश्चन पीछे दिए गए हैं. सबसे पहले आप ये टेबल और ये आंसर कॉपी कर लीजिएगा, फिर मैं आपको 3 क्वेश्चंस के बारे में बताता हूं. सेकंड वन, कैलकुलेट द एंगल बिटवीन अ पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव स्पोक्स ऑन एन व्हील विथ 15 स्पोक्स. लेट y be this एंगल. तो आपको पता ही है कि अगर मैं यहाँ पे ऊपर स्पोक्स लगाता हूं, यहाँ पे एंगल बनेगा. इसी क्वेश्चन का ये हिस्सा है. तो एंगल जब स्पोक्स 4 होते तो एंगल 90 था. अब एंगल 50 स्पोक्स 15 है तो एंगल कितना है? y. अब आपको पता है कि ये किस पे है? इनवर्स प्रोपोर्शन में है. तो देयरफॉर 4 मल्टीप्लाई बाय 90 इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई बाय y. Therefore y is equal to 4 multiplied by 90 divided by 15. So यहाँ पे आप देखेंगे 15 6 are 90. Now 6 4s are y is equal to 6 4s are 24. So it is angle, so it is degree. Therefore last answer. The angle is 24 degree. तो जब 15 स्पोक होंगे तो एंगल कितना होगा? 24 डिग्री. तो उसी तरह से
यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्पोक्स वुड बी नीडेड इफ एंगल बिटवीन अ पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव स्पोक इज 40 डिग्री। तो आंसर की शुरुआत इसी तरह हम शॉर्टली करेंगे। लेट x be the number of spokes। तो हम टेबल बनाएंगे, स्पोक्स यहां पे होगा एंगल, स्पोक जब 4 है तो एंगल बन रहा था 90 डिग्री। अब स्पोक x है और हमें एंगल कितना बनाना है 40। Since they are in the inverse proportion, I can directly write that 4 multiplied by 90 is equal to x multiplied by 40. Therefore, 4 multiplied by 90 divided by 40 is equal to x. 4 tens are 0, 0 cancel. So therefore, x is equal to 9. तो देखेंगे कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ 9 स्पोक यूज करेंगे तो आपको दो कंसेक्यूटिव स्पोक्स के बीच में कितना एंगल्स मिलेगा 40 डिग्री मिलेगा। Therefore 9 spokes needed for what? So for angle between a pair of consecutive spoke 40। तो आप यहाँ पे अपने लैंग्वेज में अपने हिसाब से आप और डिटेल में लिख सकते हो, आप चाहे उस तरह से आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हो। ये मैंने बिल्कुल शॉर्ट सिंपल एंड क्विक मैनर से आपको लास्ट आंसर लिखना सिखाया है। तो कृपया करके ये सबसे पहले का आंसर है यस, they are in the inverse proportion। दूसरे का आंसर है 24 डिग्री और तीसरे का आंसर है 9 स्पोक्स। सो कृपया करके क्वेश्चन 3 को कॉपी कर लें। क्वेश्चन नंबर 4, if a box of sweets is divided among 24 children, then they will get 5 sweets each. How many would each get if number of children is reduced by 4? Number of children after reducing by 4 is equal to, पहले कितने चिल्ड्रन थे 24 चिल्ड्रन थे, कितने रिड्यूस किए 4, तो 24 माइनस 4 इज इक्वल टू 20। तो सबसे पहले हम कितने चिल्ड्रन बचे हैं 20 चिल्ड्रन। लेट y be the number of which each get when total children is 20। तो सबसे पहले हम
जो क्वेश्चन में बताया गया है कि 4 चिल्ड्रन को रिड्यूस करना है, हमने 4 चिल्ड्रन को रिड्यूस कर दिया। दूसरी बात कि हम सपोज करेंगे लेट y बी द नंबर ऑफ स्वीट्स ईच गेट व्हेन द टोटल चिल्ड्रन इज 20। अब बारी आती है किसकी, टेबल की। तो सबसे पहले हम टेबल के अंदर ऊपर लिखेंगे चिल्ड्रन और स्वीट्स। जब चिल्ड्रन 24 थे तो उनके हिस्से में स्वीट्स आती थी 5 क्वेश्चन के अंदर। अब चिल्ड्रन कितने हो गए हैं 20, तो स्वीट्स आएगी कितनी 1। Therefore, they are in। अब देखो ये 24 चिल्ड्रन कम कर देंगे, स्वीट्स तो वही रहेगी, स्वीट्स चेंज नहीं की है, तो चिल्ड्रन कम करेंगे तो उनके हिस्से में स्वीट्स ज्यादा आएगी। तो यहाँ पे अगर हम एक की वैल्यू कम करते हैं तो दूसरे की वैल्यू बढ़ेगी ऑब्वियसली। तो कौन सा प्रोपोर्शन आया, इनवर्स प्रोपोर्शन। अब ये इनवर्स प्रोपोर्शन में तो क्या कर सकता हूं कि 24 मल्टीप्लाइड बाय 5 इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाइड बाय y। y का सब्जेक्ट बनाओ, therefore y is equal to 24 multiplied by 5 divided by 20। तो 5 4s are 20 and 6 4s are 24, so therefore y is equal to 6। Last one answer, each will get 6 sweets। तो इसी प्रोसीजर बार बार फॉलो करना है। सबसे पहले डेटा लिखो, फिर सपोजल करो, फिर टेबल बनाओ, कौन सा प्रोपोर्शन है वो लिखो, फॉर्मूला लगाओ, लॉज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, सिंप्लीफिकेशन एंड द आंसर, लास्ट लाइन आंसर। तो यहाँ पे ये दोनों इनवर्स प्रोपोर्शन में है, तो x1 मल्टीप्लाई y1 इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई बाय y। y को सब्जेक्ट बनाएंगे, 20 इस तरफ डिवीजन में जाएगा, सो y इज इक्वल टू 24 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 20, 5 4s are 20, 4 6s are 24। द आंसर इज y इज इक्वल टू 6। द नेक्स्ट क्वेश्चन, a farmer has enough food to feed 20 animals in his cattle। मतलब कैटल फार्म के अंदर उसके पास 20 एनिमल्स है और उसके पास इतना क्वालिटी में खाना है कि भाई वो 6 दिन तक सभी 20 एनिमल्स को खाना खिला। सो फॉर दिस डेज हाउ लॉन्ग वुड द फूड लास्ट इफ देयर वेर 10 मोर एनिमल्स इन हिज कैटल। तो लेट y be the number of days the food lasts after increasing और after adding भी लिख सकते हैं आप 10 animals। तो ये दूसरे तरीका, यहाँ पे ये जो आंसर लिखा है उससे दूसरा तरीका मैंने लिखा है कि भाई लेट y बी द नंबर ऑफ डेज द फूड लास्ट आफ्टर एडिंग 10 एनिमल्स। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एनिमल्स लगा देते हैं,
और यहाँ पे आएगा डेज। किसके लिए डेज है? डेज फॉर द फूड लास्ट। तो उसके पास सबसे पहले 20 एनिमल्स थे, तब 6 दिन के लिए उनके पास खाना था। अब उन्होंने क्या किया कि वे 10 एनिमल्स बढ़ाए, तो 20 में 10 ऐड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 30। मैंने यहाँ पे सेपरेटली मेंशन किया नहीं है, एक ही लाइन में सब कुछ निकाल दिया शॉर्ट में। तो दिन कितने रहेंगे यहाँ पे? 5 सो हम लिखेंगे यहाँ पे दे आर इन inverse proportion. So therefore x1 multiplied by y1 is equal to x2 multiplied by y2. So 20 multiplied by 6 is equal to 30 multiplied by y. Therefore y is equal to 30 को सामने भेजेंगे, डिवीजन में जाएगा, 20 multiplied by 6 divided by 30, 0 0 cancel, 3 2s are 6, 2 2s are 4. Therefore y is equal to, क्या सपोज किया था? नंबर ऑफ डेज। सो लास्ट आंसर, द फूड विल लास्ट फॉर how many days? 4 days. See, the number of animals increases. So another one, the food loss decreases. तो यहाँ पे बहुत ही आसान एक ही तरीका है कि भाई आपको सबसे पहले अंदर क्वेश्चन को देखना है, समझना है कि कौन सा प्रोपोर्शन है, डायरेक्ट है कि इनवर्स है। उसके बाद आपको टेबल कंस्ट्रक्शन सपोजल करना है, उसके बाद टेबल कंस्ट्रक्शन, प्रोपोर्शन कौन सा है वो लिखना है, डेटा लिखना है, सिंप्लीफिकेशन करना है और आंसर आ जाएगा। तो ये मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, आप सिंप्लीफिकेशन बहुत ही छोटा है, बहुत ही छोटा वाला सिंप्लीफिकेशन यहाँ पे दिया जाता है, बहुत ही आसान होता है। तो कृपया करके इसे आप कॉपी कर लें। क्वेश्चन नंबर 6, a contractor estimates that 3 persons could revive Jasminder's house in 4 days if he uses 4 persons instead of 3. मतलब पर्सन बढ़ाए तो काम जल्दी हो जाएगा, मतलब वो क्या होगा? इनवर्स प्रोपोर्शन। How long should they take to complete the job? तो आंसर की शुरुआत में लिख देते हैं हम, let up y days to complete the job. With कितने परसेंट? 4%। अब हम टेबल बनाएंगे। पर्सन, यहाँ पे आएगा डेज। जब 3% थे तब डेज कितने लगते थे? 4 डेज। तो जब 4% हो गए तो डेज कितने लिखेंगे? y हमने सपोज कर लिया। They are in inverse proportion. So x1 multiplied by y1 is equal to x2 multiplied by y2. As usual जो हम करते थे वही करेंगे हम। Therefore 3 multiplied by 4 is equal to 4 multiplied by y.
Therefore, y is equal to 3 multiplied by 4 divided by 4. 4 cancel. Y is equal to 3. y की जगह पे हमें क्या मिला यहाँ पे? लास्ट का आंसर हम यहाँ पे लिखेंगे. Therefore, 4 persons completes job in 3. ये लास्ट है आंसर अपने तरीके से लिख सकते हो. क्वेश्चन के हिसाब से टेबल के हिसाब से कैलकुलेशन के हिसाब से आंसर. सपोजल इनवर्स प्रोपोजल लिखना वो फिक्स ही है हर बार. तो यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 6 खत्म होता है. बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, 2-3 मार्क्स में पूछे जाने वाले, जहाँ से उसका आंसर शुरू हुआ क्वेश्चन नंबर 7 के लिए. मैं रीड करता हूँ क्वेश्चन आपके लिए. A batch of bottles were packed in 25 boxes with 12 bottles in each box. मतलब एक पूरा बैच है कि एक बॉक्स के अंदर 12 बॉटल्स आए. ऐसे कितने बॉक्सेस बनते हैं? 25 बॉक्सेस बनते हैं. अब हालांकि आप देखा जाए तो टोटल नंबर ऑफ बॉटल्स देखेंगे तो 250 plus 50 300 बॉटल्स है. In each box, if the same batch is packed using 20 bottles in each box, मतलब अब देखो कि यहाँ पे एक बॉक्स के अंदर 12 बॉटल्स थी. अब एक बॉक्स के अंदर कितनी बॉटल्स लेनी है? 20 बॉटल्स लेनी है. बैच तो वही रहेगा. तो एक की वैल्यू बढ़ाई तो नंबर ऑफ बॉक्सेस कम हो जाएंगे. सीधी सी बात है. तो वो ये कैसा हुआ मैं आपको बताता हूँ कि आपके पास 50 बुक्स है. इस 50 बुक्स को मैं एक बैग देता हूं जिसके अंदर 5 बुक्स आ सकती है. ऐसी बैग है जिसके अंदर 5 बुक्स आती है. तो ऐसी कितनी बैग बनेगी? 5 बैग. पहली 5, दूसरी 5, तीसरी 5, चौथी 5, ये 5. तो एक बैग के अंदर 5 बुक्स, दूसरे में 5, तीसरे में 5, चौथी में 5 और पांचवें में 5. तो टोटल 50 बुक्स इस तरह से इस बैग में पैक होंगे. अब मैं एक बैग के अंदर 10 बुक पैक हो, 10 बुक्स. तो ऐसे दूसरे 10, तीसरे 10, Question number 7. A batch of bottles were packed in 25 boxes with 12 bottles in each box. मतलब एक बॉक्स के अंदर कितने बॉटल्स है? 12. ऐसे कितने बॉटल्स है? 25. सॉरी, ऐसे कितने बॉक्सेस है? 25. अब if the same batch is packed in a 20 bottles, बॉक्स बढ़ गया. पहले एक बॉक्स के अंदर 12 बॉटल्स थी तो ऐसे 25 बॉक्सेस बनते थे. तो अब एक बॉक्स के अंदर 20 बॉटल्स है, वैसे कितने बॉक्सेस बनेंगे? तो देखेंगे यहाँ पे एक की वैल्यू बढ़ाई तो ऑब्वियसली ये नंबर ऑफ बॉक्सेस कम हो जाएंगे. तो ये कौन सा प्रोपोर्शन हुआ? इनवर्स प्रोपोर्शन. अब सर इसको दूसरी तरह से समझना हो तो चलो मैं समझाता हूं. सपोज कि आपके पास 10 बुक्स है.
और आपके पास एक ऐसी बैग है जिसके अंदर आप 2 बुक्स रख सकते हो। तो ऐसी कितनी बैग बनेगी? 2 + 2 4, 5 6 7 8 9 10। तो 10 बुक पैक करने के लिए आपको कितनी बैग चाहिए? 5 बैग्स चाहिए। अब मैं बैग बड़ी करता हूं, मतलब एक बैग के अंदर 5 बुक्स हो, इतनी बड़ी एक बैग लेता हूं। तो एक बैग और दूसरी बैग में दूसरी बुक, 5 बुक्स। तो यहां पे आप देखेंगे कि 10 बुक्स जिसकी कैपेसिटी 2 बुक्स है, ऐसी 5 बैग चाहिए। जिसकी कैपेसिटी 5 बुक्स है, तो वैसी 2 ही बैग चाहिए। तो यहां पे भी सेम है। पहले 12 बॉटल्स इंक्लूड करने वाला बॉक्स था छोटा वाला, 20 बॉटल्स इंक्लूड करने वाला बैग बनेगा, तो बड़ा वाला बैग होगा। तो ऑब्वियसली जो उसके नंबर ऑफ बॉक्सेस है वो कम हो जाएंगे। तो ये कौन सा प्रोपोर्शन हुआ? इनवर्स, क्योंकि एक की वैल्यू बढ़ाने से दूसरी की कम होती है। लेट y be the number of boxes ठीक है। तो bottles in each box, total boxes। पहले 12 bottles in each box, 12 bottles in each box, तो ऐसे कितने बॉक्सेस बनते थे? 25। अब 20 bottles in each box, so number of boxes 5 हमने प्रपोज किया। They are in, they मतलब कौन? ये दोनों इनवर्स प्रोपोर्शन। तो क्या होगा? सिंपल वही तरीका है, x1 multiplied by y1 is equal to x2 multiplied by y2. So therefore 12 multiplied by 25 is equal to 20 multiplied by y. Therefore y is equal to 12 multiplied by 25 divided by 20. अब इसको सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं। 4 3s are 12, 4 5s are 20, 5 5s are 20। अब अपनी तरीके से इसको आप रिजॉल्व कर सकते हो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। Therefore y is equal to 5 3s are 50। तो ऐसे कितने बॉक्सेस बनेंगे? 15 बॉक्सेस। तो लास्ट आंसर में आपके लिए लिखता हूं कि 15 boxes will be filled। शॉर्ट एंड सिंपल। अब आगे लिख सकते हो 15 boxes will be filled with the same bag is packed using 20 bottles in each box। अब इतनी लंबी कार्यवाही लिखने की जरूरत नहीं है, शॉर्ट में आप यहाँ पे खत्म कर सकते हो। तो लास्ट टाइम लिखना बहुत ही आवश्यक है। मेथड मैंने अपनी तरीके से इस्तेमाल की है और लिखा भी अपनी तरीके से ही है। अगर आपको लगता है कि कोई और रीडिंग मटेरियल के अंदर जो आंसर है वो आप अच्छे से समझ सकते हो, तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैंने पहले भी कहा है कि वो मैथमेटिकली एंड ग्रामेटिकली सही होना चाहिए।
बाकी सब एक्सेप्टेबल है, आंसर भी सही होना चाहिए, बस कहीं पे गड़बड़ मत करना, कृपया करके कॉपी कर लें। आई एम गोइंग टू गिव यू क्वेश्चन नंबर 8 इन होमवर्क। Question number 9. A car takes 2 hours to reach a destination by traveling at the speed of 60 km per hour. How long will it take when the car travels at the speed of 80 km per hour? मतलब डिस्टेंस सेम है, स्पीड बढ़ाई है, स्पीड बढ़ाई है तो वक्त कम लगेगा, मतलब एक की वैल्यू बढ़ाने से दूसरी की वैल्यू कम हुई, तो obviously let car reaches in y hours at the speed of 80 km per hour। तो वही यहाँ पे 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है तो उनको 2 घंटे लगते हैं, तो 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाएंगे तो वो कितने आवर्स लेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे मेंशन करते हैं टेबल के अंदर स्पीड टाइम 60 किलोमीटर पर आवर, टाइम लगता है 2 आवर्स। 80 किलोमीटर पर आवर तो टाइम लगता है कितना, 5। वो कौन से प्रोपोर्शन में है, दे आर इन इनवर्स proportion। Therefore, x1 multiplied by y1 is equal to x2 multiplied by y2. 60 multiplied by 2 is equal to 80 multiplied by y. Therefore, y is equal to 80, यहाँ पे डिवीजन में जाएगा 60 multiplied by 2, 0 0 cancel। Now 2 4s are 8, 3 2s are 6, 2 2s are 4, 3 divided by 2, therefore y is equal to 1.5. So it will take 1.5 hours to reach the destination at the speed of 80 km per hour। बहुत ही आसान था, बस आपको ये सिंप्लीफिकेशन करने में ख्याल रखना है, कौन कहाँ पे कैसे डिडक्शन होता है। मैं फिर से एक बार आपको बता दूं, 60 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 80, 0 0 कैंसल, ये होता है 6 की जगह पे 3 2 लिख सकता हूं मैं, तो 2 4 8, 2 2 4, क्या बचा यहाँ पे 3 डिवाइडेड बाय 2, तो 3 डिवाइडेड बाय 2 आप परफॉर्म करेंगे तो यानी कि 1.5 मतलब 1.5 घंटा लगेगा। तो ये आपका आंसर है। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 2 persons could fit new windows in 3 days। अभी जो हमने एक सम किया था वर्कर्स और वर्क जॉब वाला, तो one of the person fell ill before the work started, how long would the job take now?
let y be the number of days to complete the job. टेबल बनाएंगे persons days, पहले 2 पर्सन थे तो 3 दिन लगते थे, अब उनमें से एक बीमार हो गया काम शुरू होने से पहले, तो कितने आदमी से काम करवाएंगे? वो एक ही आदमी से काम करवाएंगे, तो कितने दिन लगेंगे? 22 दिन। They are in inverse proportion. कौन? Number of persons and the number of days to complete a job. Simple and short. Therefore, x1 multiplied by 1 is equal to x2 multiplied by y2. Therefore, 2 multiplied by 3 is equal to 1 multiplied by y. 1 वहां पे सामने डिवीजन में जाएगा, कोई भी नंबर को डिवाइड बाय 1 करो तो आंसर वही आता है। Therefore, y is equal to 3 to the 6. मतलब क्या? So it will take 6 days to complete the job. अब मैं इसको फिर से समझाता हूँ कि भाई 2 पर्सन थे, 2 पर्सन मिला के एक काम करने में 3 दिन लगते थे, 2 पर्सन को काम करने में 3 दिन लगते थे। अब उनमें से काम शुरू होने से पहले एक बंदा बीमार हो गया तो ऑब्वियसली वो काम पे नहीं आ पाएगा, तो 2 में से 1 निकल गया तो कितने बचे? 1। तो एक ही बंदे से सारा काम करवाएंगे तो ऑब्वियसली वो जो है नंबर ऑफ डेज बढ़ जाएंगे, तो एक की वैल्यू कम होने से दूसरी की वैल्यू बढ़ गई, तो कौन से प्रोपोर्शन में आए? वो इनवर्स प्रोपोर्शन। So x1 multiplied by y1 is equal to x2 multiplied by y2. So 2 multiplied by 3 is equal to 1 multiplied by y. So y is equal to 3 to the 6. So without any hesitation we are obtaining the answer in this stuff. तो ये जो दूसरा वाला है वो मैं आपको होमवर्क में देता हूँ, सेम टू सेम है, यही मेहनत से आपको काम करना है कि भाई यहाँ पे बोला गया है कि how many persons would be needed to feed the windows in one day. तो विंडो को मतलब डे जब 1 करना है तो यहाँ पे कितने आदमी चाहिए वो बताया गया है, तो वो आप आसानी से फाइंड कर सकते हो प्रपोजल टेबल कैलकुलेशन। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 जो कि आखिरी क्वेश्चन है, वो भी मैं यहाँ पे आपको होमवर्क में दे रहा हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस बढ़े। तो इस पूरी एक्सरसाइज में टोटल 11 क्वेश्चन थे और उसमें से मैंने आपको 2 मेन क्वेश्चन और एक आधा क्वेश्चन होमवर्क में दिया है। आई होप आप उसे कम्प्लीटली कर पाएंगे। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप स्कूल को कांटेक्ट कर सकते हो, मैं आपको इस होमवर्क में दिए गए वाले सम को सॉल्व करने में और समझाने में पूरी मदद करूंगा। तो यहाँ पे ये आप दोनों जो क्वेश्चंस है वो सबसे पहले आप कॉपी कर लीजिए। थियरी के पोर्शन के, अगर थियरी की बात चले तो यहाँ पे ना ही कोई थियरम है और ना ही कोई ऐसा मतलब थियोरिटिकल पोर्शन कि मैं आपको बोलूं कि आप लिख ले। 2 फॉर्मूला है, वो 2 फॉर्मूला आप एक्सरसाइज के स्टार्ट होने से पहले लिखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं लिखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बहुत ही आसान फॉर्मूला है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन के लिए x1 डिवाइडेड बाय x2 इज इक्वल टू y1 डिवाइडेड बाय y2 और इनवर्स प्रोपोर्शन के लिए x1 मल्टीप्लाई बाय y1 इज इक्वल टू x2 मल्टीप्लाई बाय y2। ये 2 फॉर्मूला है, दोनों फॉर्मूले के ऊपर से आपको 2 डिफरेंट एक्सरसाइज दी गई है। यहाँ पे एक्सरसाइज 13.2 खत्म होती है और हमारा सिलेबस, हमारा चैप्टर भी यहाँ पे खत्म होता है। तो सबसे पहले आपको
ये जो एक्सरसाइज के कम जो मैंने दिए हैं, होमवर्क में दिए थे, वो सब खत्म हो जाने के बाद जितने भी एग्जाम्पल है वो सारे के सारे एग्जाम्पल भी आपको एज ए होमवर्क कंप्लीट करना है। अगर उसमें भी कोई दिक्कत है तो मैं आपकी जरूर मदद करूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, अगली बार हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।